Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। हम तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर के कंप्लीट नोट्स हमने अपनी एप्लीकेशन पर जो है कोर्स में डाल दिए हैं, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजीली मिल रहे हैं, उन्होंने परचेज भी किए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम कैसे परचेज करें, कौन सा कोर्स परचेज करें। तो जिस कोर्स पर आपको ये वाली इमेज दिखे जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, HPSC PGT सब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नोट्स, सो ये इसीलिए मैंने एक डिफरेंट सी इमेज उसमें डलवा दी है। तो जहां पर आपको ये वाली इमेज दिखे, यहां से आपको ये कोर्स लेना है। इसकी जो कोर्स की वैल्यू है वो 75% ऑफ करके आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है। तो आप ये वाला कोर्स परचेज करें, इसमें आपको सारे ही सेक्शंस के सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स की कंप्लीट नोट्स का ये सेट है। आप ये वाला कोर्स परचेज करें। आज की बात करते हैं। हम ऑलरेडी 2 सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं शेक्सपियर एंड रोमांटिक एज से। हमने दोनों सेक्शन में से 15-15 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। उन दोनों सेक्शंस के 15-15 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। इंडियन राइटिंग के ओनली क्वेश्चंस भी जिनका थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूट्यूब पर, वो वाली जो पीडीएफ है वो भी मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, तो वहां से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, आज मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें अपनी तैयारी में ढील नहीं छोड़नी चाहिए। गाइज, मैं भी कभी आपके फेज में थी। इंडिया में ऐसे ही होता है, एग्जाम्स कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी डिले हो जाते हैं, कभी पोस्टपोन हो जाते हैं, बट आपको अपनी तैयारी में ढील नहीं रखनी है। आसपास की जो भी पेपर कैंसिल की या डिले की जो भी गॉसिप्स आपको सुनाई दे रही हैं, उनसे आपको अपनी तैयारी खराब नहीं करनी है। अगर पेपर लेट होता है तो भी आपको टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। किसी भी हाल में पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। आपका एक पेपर क्लियर हो गया है, दूसरा पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, वो चाहे जल्दी हो या लेट। और अगर जिन लोगों को लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से रिकंडक्ट होगा, तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपने एक बार क्लियर किया है, आप दूसरी बार भी कर लेंगे। सो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि डजेंट मैटर आपका पेपर 10 बार भी लिया जाए तो भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करके आया हूं या करके आई हूं, एंड चाहे मुझे वहां पे उतना ज्ञान मिला नहीं मिला, बट मैंने खुद से इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है कि मुझसे लिटरेचर से कितने भी बार पेपर लिया जाए, मैं उसको क्लियर करके ही रहूंगा या रहूंगी। एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हो, मुझे अपनी तैयारी 100% रखनी है। फिर चाहे जब भी पेपर हो, आप खुद से पूछें, क्या आप इतने परफेक्ट हैं अपनी तैयारी में कि फालतू बातों से इन्फ्लुएंस होकर तैयारी को डिले करें। एंड ये जो चांस मिला है इसको आप गवाएं ना। आपका एक बार सिलेक्शन हुआ है, दूसरे पेपर में भी होगा, इंटरव्यू में भी होगा, ठीक है। बाद में जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, पेपर हो जाता है, तो बाद में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि पेपर अचानक से ले लिया गया, हमारी रिवीजन नहीं हुई, या पेपर इतना डिले हो गया कि हमारा तो जो है मोटिवेशन डाउन हो गया। गाइस, लाइफ में आपको जॉब लेनी है तो अपना मोटिवेशन बार बार डाउन क्यों करते हो? तैयारी करनी है, सेम लिटरेचर है, हर एग्जाम में आपको यही लिटरेचर पढ़ के पेपर देना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, DSSS हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सब में यही सेम लिटरेचर पढ़ना है। तो बार बार आपका मोटिवेशन डाउन क्यों होता है? आपको तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए कि मैं अपने आप को इतना रेडी कर लूं कि कोई भी एग्जाम अगर मुझे देना है तो उसका सिलेबस मुझे आता हो। सिलेबस तो सेम ही है ना, किसी में थोड़ा कम है, किसी में कुछ सेक्शन ज्यादा है। यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो सारा सिलेबस है, अगर DSSS की कर रहे हो तो उसी सिलेबस का आधा सिलेबस आपका रह जाता है, किसी में उसका 1/4 रह जाता है।
अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि मैं क्या करूं, अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। सो अपने आप से पूछो, क्या मैं परफेक्ट हूं, क्या मेरे पास ये चांस लेने का टाइम है कि मैं अपनी तैयारी को डिले कर दूं, ठीक है। सो ऐसा मत करो। ये जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट की नहीं है कि पेपर हमने कैंसिल कर दिया तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट नहीं समझेगी। अब यही सिस्टम हमें मिला है इंडिया में और हम इसी का पार्ट हैं, हमें इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो क्रिब करने से अच्छा है खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी भी सिचुएशन में आप रेडी रहो एंड जीत आपकी हो, ठीक है। सो प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस मी कि आप फोकस्ड रहेंगे एंड अपने बेस को आप इतना स्ट्रांग करेंगे और उसको करते रहेंगे स्ट्रांग जब तक आपकी डिजायर्ड जॉब आपको नहीं मिलती है। सो जब इतने साल हमने 20-22 साल हमने अपने पढ़ाई को दे दिए हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सो अब ये लास्ट के 1-2 साल जो लग रहे हैं इसमें हमें हार नहीं माननी है। नहीं तो वही बात होती है जिससे आप सब डरते हैं कि लोग कहेंगे कि तुम्हारा इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब तुम्हें जॉब नहीं मिली, जब तुमने अपना करियर सेट नहीं किया। तो एक अच्छा टीचर बनने का संकल्प करे कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, इस जॉब की, इस प्रोफेशन की इज्जत करे, ना कि ये समझे कि यार सरकारी नौकरी मिलेगी और फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरी तो परमानेंट नौकरी हो जाएगी, मैं एक एटीट्यूड के साथ एक अच्छी सैलरी लूंगा, अच्छी सैलरी लूंगी एंड ऐश करेंगे, ठीक है। सो एक टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेवारी वाली चीज होती है, आप ही इस नेशन को बिल्ड करेंगे एंड इस नेशन को अगली जनरेशन जो बिल्ड करेगी उसको आप टीच करेंगे। जैसे आप अपने टीचर से चाहते हैं ना कि वो परफेक्ट हो, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और बहुत अच्छे से उनको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हों और जब वो पढ़ाएं आपको उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आए। जब आप अपने टीचर में ये क्वालिटी देखना चाहते हैं तो वैसे ही टीचर आप क्यों नहीं बनते हैं, आप वैसा टीचर बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये कोई लेक्चर नहीं था बट ये एक्चुअल में मेरे इमोशंस थे जो मैं चाहती हूँ कि आप भी समझें एंड अपनी लाइफ में इसको फॉलो करें। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज है जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 1837 से 1901 का जो टाइम पीरियड है उसको हम विक्टोरियन एज कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया का जो रेन पीरियड है यानी कि जब वो इंग्लैंड की रानी थी उस टाइम पीरियड को विक्टोरियन एज कहते हैं। सो इस टाइम का आपको पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इस टाइम का जो लिटरेचर है वो बहुत हद तक इन चारों चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आपको सारे क्वेश्चंस चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर नॉवल के ऊपर हो, किसी पर्टिकुलर ऑथर के ऊपर पूछे जाएं या सोशल सेटअप या उस टाइम पर चल रहे मूवमेंट के ऊपर पूछा जाए, ये चार चीजें अगर आपको क्लियर है ना कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर हो क्या रहा था पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली एंड सोशली, कैसे लोगों के थॉट्स थे, किस तरह से लोगों का जीवन था, किस तरह से लोगों की जो है आइडियोलॉजी थी, अगर ये चीजें आपको पता है तो आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड इससे आपके आंसर्स लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपको पता होगा कि मैं उसको कैसे ड्राफ्ट करूं एंड साथ ही जो आपके आंसर्स होंगे वो बहुत ज्यादा दमदार होंगे। एक होता है कि आंसर लिखने के लिए लिखना, एक होता है कि आपके आंसर में आपने जान डाल दी कि जब एग्जामिनर पढ़े तो वो ये समझे कि अच्छा आपने बहुत ही थरो इस एज की नॉलेज ली है। सो क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन विक्टोरियन लिटरेचर। हाउ डिड नॉवलिस्ट्स लाइक डिकेंस एंड एलियट यूज देयर वर्क्स टू एक्सपोज सोशल इल्स एंड एडवोकेट फॉर चेंज। अब इस टाइम पर जो है बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा अगर आपके पास विक्टोरियन एज की मेरी ऑब्जेक्टिव पेपर वाली वीडियो हो, उसमें स्टार्टिंग में मैंने विक्टोरियन एज का बैकग्राउंड शायद एक्सप्लेन किया था, जो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैंने वहां पे डिटेल किया हो, तो एक बार चेक कर लेना। मैं भी कोशिश करूंगी अगर मुझे वो वीडियो मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूं। उस टाइम पर बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे, वोटिंग राइट्स को लेके, विमेन मेन सबकी सिचुएशंस को लेके। लिटरेचर में भी बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, रियलिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक,
ठीक है, इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लिटरेचर पर पड़ा था। सो इस एज के नॉवलिस्ट के ऊपर उन सारे जो मूवमेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ा था वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सो अगर हम इस टाइम के नॉवेल्स देखेंगे तो हमें वो इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई देता है। सो इस क्वेश्चन के इंट्रो में हम इन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो ये रिफॉर्म्स, ये जो ये मूवमेंट्स चल रहे थे, एंड मेन बॉडी में क्योंकि हमें यहाँ दो ऑथर्स पूछे गए हैं, चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज एलियट, तो उनके ही नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट है, जिसमें उस टाइम पर हो रहे चाइल्ड लेबर के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ओलिवर ट्विस्ट की सिचुएशन थी। एंड दूसरा नॉवल का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हार्ड टाइम्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बात की गई है, एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, और जो उस टाइम पर लेबर क्लास थी उन्होंने किस तरह से यूनियंस बना ली थी। ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन on the development of the Victorian novel. How did industrialization influence the themes, characters, and settings of novels by authors like चार्ल्स डिकन्स एंड एलिजाबेथ गैस्किल। सो एलिजाबेथ गैस्किल का नॉर्थ एंड साउथ आपको पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट, लेबर क्लास की प्रॉब्लम्स और यूनियंस कैसे काम करती हैं वो सारी चीजें पता चलेंगी। चार्ल्स डिकन्स ने भी काफी नॉवेल्स में ये सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, तो इसमें हमें स्पेसिफिकली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखना है। अब आप के ऊपर मैं छोड़ती हूँ इसको, जब आप इसको प्रैक्टिस करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप रोमांटिक एज से लिंक कर सकते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो गई थी, साइंटिफिक ग्रोथ होने की वजह से बहुत सारी मशीन्स का सेटअप था। इसके अलावा आप इस एज में हुए उस सेमिनार नहीं हुआ था, एक क्वीन विक्टोरिया ने एक सेटअप किया था जिसमें कि जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट एग्जीबिशन। सो ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में भी आप इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है हमें ग्रेट एग्जीबिशन जैसे एग्जीबिशंस में दिखता है, जिसमें कि इंग्लैंड में किस तरह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो रही थी, एंड उन इंडस्ट्रीज में बनने वाले सामान को क्वीन विक्टोरिया ने पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले किया था। साथ ही ये तो इंट्रोडक्शन में छोटा सा ही लिखना है, साथ ही हमें इस टाइम पर जो ऑथर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे थे, जो कैरेक्टर्स बनाए जा रहे थे नॉवेल्स में, उनका भी एग्जाम्पल देना है। आप चाहें तो एक लाइन में मल्टीपल ऑथर्स को डिस्कस कर सकते हैं, बट मेन फोकस हमारा इस क्वेश्चन के आंसर में रहेगा डिकेंस एंड एलिजाबेथ गैस्किल के नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको पेपर में जरूरी नहीं है कि चार्ल्स डिकन्स या एलिजाबेथ गैस्किल का ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा। हो सकता है वो थॉमस हार्डी का भी दे दें साथ में, हो सकता है वो सारे नॉवलिस्ट्स को इंक्लूड कर दें कि सारे नॉवलिस्ट्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस चीज को समझाइए। तो आपको अपना बेस क्लियर करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सारी समरीज पढ़नी है। समरीज आपको मैंने बताया था कहाँ मिलेंगी, और अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप मुझसे भी वो ले सकते हैं, हमारे कोर्स को परचेज करके भी आप वहां से सारी समरीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ वुमेन इन विक्टोरियन सोसाइटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वुमेन के ऊपर तो हर सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा ही, बट विक्टोरियन एज का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? विक्टोरियन एज में वुमेन के ऊपर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, जिन्हें उन औरतों को कहा जाता था, उस एज की वुमेन को कहा जाता था कि उन्हें मॉडेस्ट तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, घर में रहकर घर के काम करने चाहिए, रिलीजन में ध्यान रखना चाहिए, करियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, एंड बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता था। ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहें और बहुत मॉडेस्ट कपड़े वो पहने,
रिवीलिंग कपड़े ना पहने, जैसे इंडिया में कभी पहले जमाने में होता था, वैसा ही एक सिस्टम इंग्लैंड में बनाया गया था। यही चीजें हमें उस टाइम के नॉवेल्स में दिखाई देगी कि उधर की विमेन किस तरह से बिहेव कर रही हैं, एंड वो सिस्टम से तंग हैं तो उसको किस तरह से वो तोड़ना चाहती हैं। उस टाइम की फीमेल राइटर्स ने भी, अगर आपने नोटिस किया हो, मेल नेम से अपने नॉवेल्स को पब्लिश किया था, क्योंकि उनको ये था कि एक बायस्ड एनवायरनमेंट में वो रहती हैं और उनके नॉवेल्स को एक्चुअल में कोई समझेगा नहीं। जिस तरह से उन्होंने इतने अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, लोग उनके नॉवेल्स को उस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि वो मन में ये बायस्ड होके पढ़ेंगे कि एक औरत ने लिखा है, एक फीमेल ने लिखा है, एक वुमेन ने लिखा है, तो इसमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे कि जॉर्ज एलियट का आपको पता है, जॉर्ज एलियट जो है एक मेल नेम है, जो कि जिनका असली नाम है मैरी एन इवेंस। तो अपने नॉवेल्स को पब्लिश करने के लिए उन्होंने एक मेल नेम लिया था, जॉर्ज एलियट। एंड एक कोटेशन भी है जिसमें चार्ल्स डिकन्स कहते हैं कि मैंने पहली बार किसी नॉवलिस्ट के नॉवल को पढ़ा है जिसने वुमेन को इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे खुद उन्होंने वुमेन की जिंदगी जी हो। तो किसी को पता नहीं था दैट जॉर्ज एलियट इज ए वुमेन। बाद में ये सारी चीजें रिवील होनी शुरू हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है गॉथिक रिवाइवल। अब ये जो है हम ऑलरेडी गॉथिक नॉवेल्स के फीचर्स रोमांटिक एज में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ गॉथिक नॉवेल्स के एग्जांपल्स भी हमने उस टाइम पर लिए थे, बट इस एज में भी गॉथिक नॉवेल्स को रिवाइव किया गया था। ये ना एक तरह का मूवमेंट चला था उस टाइम पर, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ लिटरेचर पर बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी पड़ा था। सो इस क्वेश्चन में हम एग्जांपल्स ले सकते हैं एडगर एलन पो का, जो इस टाइम पर लिख रहे थे। ब्रॉन्टे सिस्टर्स के भी कुछ नॉवेल्स इस टाइम पर पब्लिश हुए थे, एंड मैरी शैले का फ्रैंकेनस्टीन तो है ही। इस तरह से और भी काफी वर्क्स हैं जो आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लैंड में किस तरह से एस्थेटिक मूवमेंट जो है एस्टेब्लिश हुआ था। Analyze the key tenets of the aesthetic movement. How did this movement challenge Victorian morality and emphasize the importance of art for art's sake? Art for art's sake या फिर aesthetic movement इंग्लैंड में लेट 19th सेंचुरी में एक कल्चरल मूवमेंट जो है चल रहा था, जिसको हम एस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं, जिसका मेन स्लोगन या मेन मोटिव था आर्ट फॉर आर्ट सेक। अब इसको समझने की कोशिश करो। आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट आर्ट के लिए होती है, ना कि लेसन देने के लिए। सो जब विक्टोरियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा मोरालिटी रिलीजन ये सारी चीजें चल रही थी कि सबको मॉडस्ट तरीके से रहना चाहिए, नॉट इवन वुमेन बट फॉर मेन ऑल्सो बहुत सारे रूल्स उस टाइम पर बनाए गए थे। सो इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था एस्थेटिक मूवमेंट वालों का, वो कहते थे कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए है, प्लेजर के लिए होती है, ना कि मोरल लेसन्स देने के लिए। सो इस मूवमेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है या मूवमेंट है, उस टाइम पर चला था, और इसके साथ काफी सारे राइटर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो है उनका भी एक नॉवल है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, है ना। सो ये इनके एक बड़े फॉलोअर हैं इस मूवमेंट के। तो इस मूवमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ये किस टाइम पर चल रहा था, इनके क्या प्रिंसिपल्स थे, इसमें कौन कौन से ऑथर्स इन्वॉल्व थे। सो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। द विक्टोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ द जेंटलमैन। अभी तक हम हर जगह फीमेल्स के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते आए हैं, यहाँ पर हमें जेंटलमैन के लिए भी किस तरह से विक्टोरियन कॉन्सेप्ट्स थे, किस तरह से उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, उन आइडियल्स को हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द विक्टोरियन आइडियल ऑफ द जेंटलमैन। हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस द पोर्ट्रेयल ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन विक्टोरियन लिटरेचर। सो विक्टोरियन आइडियल्स क्या थे जेंटलमैन के लिए। फीमेल्स के बाद ये क्वेश्चन एक तो मेन के ऊपर भी बनता है। जैसे फीमेल्स के लिए एक सेट पैटर्न था इस टाइम पर, वैसे ही मेन के लिए भी एक पैटर्न बनाया गया था। एक ट्रू जेंटलमैन किसे कहा जाता था? एक ट्रू जेंटलमैन उसे कहा जाता था जो वेल एजुकेटेड हो, ऑनरेबल हो, शिवेलरिक हो, यानी कि उसके अंदर बहुत ही
शिवलरी वाले गुण हो, शिवलरी के साथ साथ मॉरल भी उसका होना जरूरी है, और उसके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। सो ये सारे जो फीचर्स हैं जिस मैन में हो उसको विक्टोरियन एज में एक एक अच्छा मैन माना जाता था, ठीक है। एंड इस एज के मल्टीपल नॉवेल्स के मेल कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। हर नॉवल से आप किसी ना किसी हीरो के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ। अब ये जो जब आप रिलीजियस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे, सोशल बैकग्राउंड पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि विक्टोरियन एज में हो क्या रहा था। सो विक्टोरियन एज में क्राइसिस ऑफ फेथ चल रहा था, उसको हमें एनालाइज करना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। How did this crisis influence the religious and philosophical beliefs of Victorian writers? So religion जो है वो पिछली कई एजेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा था इंग्लैंड के लोगों के लिए, जहां रोमांटिक एज में रीजन एंड इमोशन एंड नेचर की तरफ लोग झुके हुए थे। रीजन से वो दूर हट गए थे, इमोशन एंड नेचर की तरफ वो झुक रहे थे। वहीं इस एज में भी रिलीजन का इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। लोग जो है मोरालिटी की और मोरालिटी को काफी ज्यादा वैल्यू इस टाइम पर देने लग गए थे, एंड लोगों ने चर्च जाना शुरू कर दिया था। चर्च जाना एक मैंडेटरी रूल हो गया था सबके लिए। और यहाँ जो है यहाँ पर भी हम नॉवेल से एग्जांपल्स लेंगे। एंड क्राइसिस ऑफ फेथ में हम ये कहेंगे कि लोगों को साइंटिफिक ग्रोथ के बाद ये लग रहा था कि हम किस चीज में माने, क्या हम रिलीजन में माने या हम फिर जो है साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको माने, ठीक है। तो ये क्राइसिस ऑफ फेथ के बारे में आपको लिखना है। द राइज ऑफ द रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवेल्स भी उस टाइम पर लिखे जा रहे थे। उस टाइम पर इंडस्ट्रियल नॉवल, सोशल नॉवेल्स या रियलिस्टिक नॉवल, इस तरह से टर्म्स दी गई हैं नॉवेल्स को। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द रियलिस्टिक नॉवल इन द विक्टोरियन एरा। हाउ डिड रियलिस्ट राइटर्स ट्राई टू एक्यूरेटली डिपिक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल लाइफ। सो रियलिस्टिक नॉवेल्स जो हैं किस तरह से विक्टोरियन एज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड कैसे जो ये रियलिस्ट राइटर्स हैं इन्होंने सोशल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने नॉवेल्स में सिंपल तरीके से दिखाया है। सो ये जो है हम देखेंगे। पहले समझेंगे कि रियलिस्ट राइटर्स होते क्या हैं, जो सोशल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्यूरेटली डिपिक्ट करते हैं एंड कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। ऐसे राइटर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे राइटर्स को हम कहते हैं रियलिस्ट राइटर्स। सो इस एज में बहुत सारे रियलिस्ट राइटर्स हैं, जैसे चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स में हमें वो चीज दिखेगी, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में दिखेगी, जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स में भी हमें वो चीज दिखेगी। सो सोशल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को एज इट इज दिखाना अपने नॉवेल्स में, उसको हम कहते हैं रियलिस्ट राइटर्स। सो रियलिस्ट राइटर्स के एग्जांपल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्टोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर। एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन विक्टोरियन लिटरेचर। सो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आप समझते ही हैं किस तरह से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज जगह जगह बना ली थी। सो उसका क्या इम्पैक्ट विक्टोरियन लिटरेचर के ऊपर पड़ा था। हाउ डिड कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस शेप the attitudes and perspectives of Victorian writers. So इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो इस एज में इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में बहुत सारी कॉलोनीज डेवलप कर ली थी, एंड एक अच्छा खासा बड़ा जो है एम्पायर सेट कर लिया था इंग्लैंड ने। ये चीज आपको पता ही होगी, आपने बहुत जगह या हिस्ट्री बुक्स में ये पढ़ा ही होगा कि किस तरह से ब्रिटेन ने ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, बल्कि अमेरिका और भी बहुत सारी जगहों पर अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसकी वजह से उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक रीजन बना था, क्योंकि उसे कच्चा माल जो है जगह जगह से मिल रहा था। अब इसका इम्पैक्ट लिटरेचर के ऊपर कैसे पड़ता है, इसका इंग्लिश
के लिटरेचर के ऊपर बहुत ही डीप इम्पैक्ट हुआ था। कुछ ऑथर्स ने इसे काफी ज्यादा प्रेज किया था, कुछ लोग जो थे बहुत जमकर बुराइयां कर रहे थे इंपीरियलिज्म की। जैसे फॉर एग्जांपल रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो अंग्रेजों को काफी फेवर करते थे एंड उनके इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसी थी, जो कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी थी, उसको वो काफी प्रेज करते थे। एंड किस तरह से इंडिया में भी उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया में अंग्रेज नहीं होते तो इंडिया जो है वो डेवलप नहीं होता। इस तरह की आइडियोलॉजी काफी सारे राइटर्स रखते थे। एंड उसी तरह दूसरी ओर जॉर्ज ऑरवेल या फिर जोसेफ कॉनरेड जैसे राइटर्स हैं जिन्होंने इंपीरियलिज्म की बुराइयों को दिखाया है कि किस तरह से वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं और लोगों को कलर, कास्ट, क्रीड, इन सारे बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर जज करते हैं एंड उनको दूसरे कल्चर्स के जो लोग हैं उनके कल्चर्स में काफी बुराइयां दिखाई देती हैं। सो जितनी भी बुराइयां इंपीरियलिज्म की है वो हमें लिटरेचर में दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हम इन दो पॉइंट्स को बेस बना के अपना आंसर लिख सकते हैं कि किस तरह से विक्टोरियन एज के भी जो राइटर्स हैं उन्होंने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया है। कुछ राइटर्स हैं जो कहते हैं कि इंपीरियलिज्म एक गलत चीज है, उसमें ह्यूमैनिटी को एंड करने की या ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब करने की क्वालिटीज होती हैं। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो ऑथर्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। तो हर ऑथर से आपको क्या करना है, उसकी मेन थीम्स आपको पता होनी चाहिए, उनके नॉवेल्स की समरीज पता होनी चाहिए, तभी आप थीम वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए या कोई किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ अगर वो ऑथर जुड़ा है, जैसे मैंने चार्ल्स डिकन्स को बताया था, उनको रियलिस्ट ऑथर भी कहते हैं, सोशल नॉवलिस्ट भी कहते हैं उनको, कि सोसाइटी के ऊपर लिखते हैं। एंड इस तरह से बहुत सारे टाइटल्स अलग अलग नॉवेल्स के साथ जुड़े होते हैं, तो उनसे रिलेट करके आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, समरीज पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। सो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो चार्ल्स डिकन्स, ब्रोंटे सिस्टर्स एंड थॉमस हार्डी जैसे ऑथर्स के ऊपर मैंने लिखी हैं। आप चाहें तो बाकी के ऑथर्स से भी इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये मेन ऑथर्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को आप देखना और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन से रिलेट करके आप आंसर लिखने की कोशिश करना। इतने सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर किस बेसिस पर और किस तरह से बनाना है। सो इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखना, प्रैक्टिस करना। एंड इनमें से 8-9 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगी, बट पहले आप खुद से लिख के देखो, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पर वीकनेसेस हैं। सो जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब आप देख सकते हो कि आपने जो आंसर्स लिखे और जो मैंने आंसर्स बताए उनमें कितनी सिमिलैरिटीज थी, या अपने आंसर्स में आप मेरे आंसर से क्या क्या ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है आपने जो आंसर लिखा है उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें हों, तो आप दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके एक आंसर नहीं बनते, उनके मल्टीपल आंसर्स बनते हैं। कोई उसके किसी पहलू को लेकर डिस्क्राइब करता है, कोई किसी पहलू को, कोई किसी नॉवल से एग्जांपल लेता है, कोई किसी और नॉवल से एग्जांपल लेता है। सो पहले आप खुद से चेक कीजिए कि इन 14 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं लिखने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैम मैंने ये 14 क्वेश्चन पढ़े और मुझे कितने क्वेश्चंस लग रहा है कि मैं अब लिखने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इनमें तो मैं कुछ ज्यादा लिख नहीं सकता या लिख नहीं सकती। सो थैंक यू so much guys for watching. See you soon in the next video. Thank you so much once again.